1D 2D और 3D फिगर, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन। आप जानते हैं डायमेंशन, डायमेंशन मतलब विमाएं, ठीक। तो एक ऐसी फिगर जिसमें केवल 1 डायमेंशन है, मतलब केवल लेंथ लेंथ है ना, उसको हम 1 डायमेंशन फिगर कहते हैं। जैसे लाइन, केवल उसमें लंबाई लंबाई है और कुछ है ही नहीं। हम पॉइंट की बात करें, पॉइंट बिंदु होता है ना, इसकी लंबाई है ना चौड़ाई है, तो ये 0 डायमेंशन फिगर है। एक फिगर जिसकी 2 डायमेंशन है, उसमें लंबाई भी है चौड़ाई भी है, मेरे दोस्तों में से हम 2D फिगर कहते हैं। एक ऐसी फिगर जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों है, उसे 3 डायमेंशन फिगर कहते हैं। ये बात। पेरीमीटर और एरिया में क्या फर्क है? पेरीमीटर एक तरीके से लेंथी होती है, सेंटीमीटर में नापते हैं। एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हैं। भाई आप कोई भी शेप लो, कोई भी शेप बना लो आड़ी टेढ़ी, उसके चारों ओर की जो बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री, इसका सम जब आप करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। एरिया, जब भी आप कोई फिगर बनाते हो, जैसे बोर्ड पे मैंने ट्राइंगल बना लिया, तो इस ट्राइंगल ने बोर्ड का ये हिस्सा घेर लिया, तो जितना हिस्सा ये ट्राइंगल घेर रहा है इसको अपन लोग एरिया बोलते हैं। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में नापते हैं ना। अभी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। किसी भी 2D फिगर में अगर हम करस्पॉन्डिंग लेंथ को k टाइम्स कर देंगे, आप कोई भी 2D फिगर बनाओ, वो ट्राइंगल, चतुर्भुज, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, कुछ भी हो सकता है। अगर आप उसकी हर लेंथ को k गुना कर दोगे, हर लंबाई को k गुना कर दोगे, लंबाई k गुना करिए, तो पेरीमीटर भी लंबाई होता है एक तरीके का, तो पेरीमीटर यानी कि परिमाप भी k गुना हो जाएगा। लेकिन जो क्षेत्रफल है वो k स्क्वायर गुना हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में नापा जाता है। अगर हम एक 3D फिगर की बात करें, जो 3 डायमेंशन फिगर है, अगर हर करस्पॉन्डिंग लेंथ को, हर संगत ऊंचाई को हम लोग k गुना कर दें मेरे प्यारे भाई, तो पेरीमीटर भी k गुना हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ठीक है ना। इसमें तो 3D फिगर में तो पेरीमीटर होता ही नहीं, यहां होता है कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, ठीक है भाई। पेरीमीटर होगा नहीं 3D फिगर में ना। अगर 3D फिगर है तो अगर ईच डायमेंशन को हम k गुना कर देंगे, तो या तो कर्व सरफेस हो रही एरिया होता है या लेटरल सरफेस एरिया होता है, तो k स्क्वायर गुना होगा। जबकि वॉल्यूम जो है वो k क्यूब गुना होगा। आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हैं, इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है। ये कंसेप्ट बहुत मामूली है, लेकिन ये कैलकुलेशन कम करने में काफी योगदान है इसका। किसी ट्राइंगल की तीनों साइड दी हैं ए बी और सी, तो पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम। सेमी पेरीमीटर हो गया जी पेरीमीटर का आधा। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एरिया निकालने का तरीका है। लेकिन अगर आपको किसी ट्राइंगल की 2 साइड दी हैं और बीच का एंगल दिया है, तो एरिया होता है 1/2 बी इंटू सी साइन ए, बी सी साइन ए, 1/2 ए बी साइन सी, 1/2 ए सी साइन बी। 2 साइड्स का प्रोडक्ट, बीच के एंगल के साइन का आधा ना। मेरे दोस्तों किसी भी ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस गुणा हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ट्राइंगल की किसी भी साइड को आप बेस बना सकते हैं। जैसे भाई मैंने इस साइड को बेस माना, हाइट क्या होता है? सामने वाले वर्टेक्स से मेरे प्यारे भाई इस पे परपेंडिकुलर डालो, सामने वाला वर्टेक्स है पॉइंट, इस पे लंब डालो जो 90 डिग्री पे मिले, हाइट h1 होगा। तो ये 1/2 h1, 1/2 bh2, 1/2 ch3, ये एरिया होता है मेरे प्यारे भाई। एरिया जो होता है फिक्स होता है। एरिया अगर फिक्स है, 2 संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है मेरे प्यारे भाई, हैं, तो एक जिस रेशियो में होगी दूसरी उसके रिवर्स रेशियो में होगी। मतलब जो हाइट का रेशियो होता है उसका रिवर्स आपका साइड का रेशियो होता है। क्लियर? आप बोलोगे जी ये बात हमें समझ में आ गई। अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बच्चों? ये 90 डिग्री बनाने वाली साइड के प्रोडक्ट का आधा, 1/2 p गुणा b, 90 डिग्री बनाने वाली साइड के प्रोडक्ट का आधा। अगर आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो उसका एरिया कितना होगा? अगर हाइपोटेनस h है तो एरिया होगा h²/4। ठीक है भाई, चलेगा। दोस्त अगर मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक समबाहु त्रिभुज की बात करें, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों साइड बराबर है। पेरीमीटर परिमाप कितना होता है? 3a। हाइट कितनी होती है? अगर साइड है तो हाइट होती है √3/2 है, और एरिया होता है √3/4a², √3/4a²। आप बोलोगे जी बिल्कुल करेक्ट। अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक समबाहु त्रिभुज है, सुनते रहिएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर P कोई पॉइंट है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC, उसके अंदर P कोई पॉइंट है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड क्या है? X। अगर पॉइंट P से, अगर इस पॉइंट P से मैं तीनों साइड पे परपेंडिकुलर डालता हूं, मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाला, लंबाई A है, इसी पॉइंट P से मैंने साइड पे परपेंडिकुलर डाला, B है, इस पॉइंट P से मैंने इस साइड पे परपेंडिकुलर डाला, C है, तो मेरे दोस्तों
अगर ट्राइंगल के अंदर किसी भी पॉइंट से आप इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों हाइट पर परपेंडिकुलर डालते हो लंब जिनकी लेंथ ए बी और सी है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट h है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है h, तो h बराबर जो होगा मेरे प्यारे भाई वो a प्लस बी प्लस सी होगा। डायरेक्ट कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड को मैंने x माना है, अगर साइड x है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट कितनी होती है प्यारे भाई, √3/2x। तो भाई ये 2/√3 उधर चला जाएगा, 2 और नीचे √3, 2/√3 a प्लस बी प्लस सी। ये आ गया मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे जी सर तो यहाँ एरिया कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, एरिया आएगा 1/√3 a प्लस बी प्लस, अगर मुझे साइड पता लग गई तो एरिया भी आ जाएगा √3/4 x² करके। यानी कि ये डायरेक्ट कंसेप्ट पेपर में पूछा जाता है कि अगर किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर कोई पॉइंट P है, पॉइंट P से तीनों साइड पर लंब डाला गया है जिनकी लंबाई ABC है, तो उनका एरिया कितना होगा 1/√3 a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आगे चलते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। भाई अगर रेगुलर पॉलीगन जानते हैं, रेगुलर पॉलीगन का मतलब समबाहुभुज। भाई एक ऐसा पॉलीगन, पॉलीगन का मतलब बहुत सारी भुजाओं वाला, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों, जैसे यहां पे ये पॉलीगन बनाए गए हैं। इफ रेगुलर पॉलीगन हैव सेम पेरीमीटर देन ग्रेटर नंबर ऑफ साइड इंप्लाइज ग्रेटर एरिया है भाई। सर क्या आगे आने वाले टाइम में खेती सरकारी नौकरी से ज्यादा फायदेमंद होगी विवेक सिंह? वो तो आज के समय भी है। अगर किसी आदमी के पास 50-100 बीघा जमीन है तो उसे सरकारी नौकरी की जरूरत नहीं है। अगर वो पढ़ा लिखा है ना और सही तरीके से खेती करे, सही तरीके से वाकई में खेती करे, तो बहुत ज्यादा बेटर कैरियर ऑप्शन है। अभी मेरे भी बहुत सारे खेत हैं और मैं अब करवाऊंगा खेत तो उन पे बेहतरीन ऐसी ऐसी सब्जी बुगवाऊंगा ना, और सीधा दुबई भेजूंगा। देखना धोनी की तरह। अब देखो ना महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से संन्यास लेके क्या कर रहे हैं, झारखंड में अपने गांव में उन्होंने 400-500 बीघा जमीन ली है, उसमें ऐसी ऐसी सब्जी ऐसे ऐसे वो फल उगाते हैं और विदेशों में सप्लाई करते हैं। समझ पा रहे हैं आप? लेकिन उसके लिए इंसान को पढ़ा लिखा होना चाहिए, टैलेंटेड होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, जो आज की डिमांड को पूरा कर सके। समझ में आया? अगर आपके पास रेगुलर पॉलीगन है और उनका पेरीमीटर फिक्स है, मतलब फिक्स पेरीमीटर का, मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाऊं, एक स्क्वायर बनाऊं, एक पेंटागन बनाऊं, एक रेगुलर हेक्सागन बनाऊं, तो जितनी ज्यादा पेरीमीटर यहां पर फिक्स है, सेम पेरीमीटर के फिगर्स हैं, पेरीमीटर सेम है। अगर पेरीमीटर सेम है तो जितनी ज्यादा साइड होंगी एरिया उतना ज्यादा होगा। अभी यहां 3 साइड है, यहां 4 साइड है, तो इसका एरिया ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, इसका एरिया ज्यादा होगा। अब जैसे जैसे आप साइड बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे एक सर्कल की तरह बनता जाएगा। सर्कल में अनंत साइड होती है छोटी छोटी, तो सबसे ज्यादा एरिया इनमें सर्कल का होगा। जितनी ज्यादा साइड होंगी पेरीमीटर फिक्स होने पर, एरिया क्षेत्रफल उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है भाई? हाँ हिंदी में ही पढ़ा रहा हूं भाई, कौन सा मैं फारसी में पढ़ा रहा हूं। चलो कहां मर गए कंसेप्ट। ये थी ट्राइंगल के बारे में जानकारी। अब इससे आगे बढ़ेंगे हम क्वालिटल चतुर्भुज। कल मैं एक शॉर्ट्स देख रहा था एपीजे अब्दुल कलाम जी की, तो वो एक इंटरव्यू दे रहे थे। तो इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि वो बचपन से जो है एक पायलट बनना चाहते थे। हालांकि उन्होंने जीवन में और बहुत राष्ट्रपति भवन में रहे, तो उन्होंने एयर मार्शल साहब को बुलाया और कहा कि मैं पायलट बनना चाहता था पर पायलट नहीं बन पाया, और मुझे फ्लाई करना है, मुझे उड़ना है, मुझे सिखाओ। तो 6 महीने तक उनको ट्रेनिंग दी, और 6 महीने बाद अब्दुल कलाम जी ने एक प्रॉपर प्लेन फ्लाई किया। तो आप एक बात समझ रहे हैं, ही इज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, दी एपीजे अब्दुल कलाम, दी एपीजे अब्दुल कलाम। क्वालिटरल, और किसी किसी चीज में इंटरेस्ट जरूर बना के रखो है भाई, नौकरी लगने के बाद या साथ साथ उसको फॉलो जरूर करो, चाहे वो डांसिंग हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, या फिल्म देखना हो सकता है। जी ये बताइएगा मेरे दोस्तों। क्वालिटल, क्वालिटल ये देखिए ज्योमेट्री नहीं है, ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, और यहां पे मेंसुरेशन में एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड चीजों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अगर आपके सामने क्वालिटरल है, उसका एरिया आपको निकालना है, तो क्वालिटरल का एरिया निकालने का वैसे तो फॉर्मूला काफी कॉम्प्लेक्स है, वो आपसे पूछा जाएगा नहीं। अगर क्वालिटरल का मेरे दोस्तों मैं डायगोनल खींचता हूं, डायगोनल सवाल आ जाता है इसमें, डायगोनल AC खींचा है, सामने वाले वर्टेक्स से हाइट h1 है, डायगोनल की लंबाई d है,
इस सामने वाले वर्टेक्स बी से हाइट h2 है, तो कोलेटरल का जो एरिया होगा इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का सम होगा, हाफ ऑफ h1 प्लस h2 इंटू डी। ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं, हाफ ऑफ d इंटू h1 प्लस d इंटू h2। ठीक, कंसेप्ट नंबर 1। अगला कंसेप्ट ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, आप कैसा भी कोलेटरल बनाओ, एनी कोलेटरल, अगर आप कोई भी कोलेटरल बनाओगे उसके दोनों डायगोनल खींचोगे, दोनों डायगोनल, तो 4 ट्राइंगल बनते हैं भाई, 1 2 3 4। तो आमने सामने के ट्राइंगल के एरिया का प्रोडक्ट बराबर होता है किसी भी कोलेटरल में, a1 गुणा a2 बराबर a3 गुणा a4। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, बच्चे इसको जानते ही नहीं है। इसमें से आपको किन्हीं भी 3 का एरिया देके चौथे का पूछ सकता है, किसी भी एनी कोलेटरल के लिए ट्रू है ये। आगे चलेंगे, स्क्वायर, अगर हम वर्ग की बात करें, स्क्वायर की साइड ए है तो उसका पेरीमीटर परिमाप जो होता है वो 4a होता है। एरिया क्षेत्रफल जो होता है साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर। अभी डायगोनल जो होता है स्क्वायर का वो a√2 होता है। अगर आपको डायरेक्ट डायगोनल दिया हुआ है तो स्क्वायर का जो एरिया होगा वो d स्क्वायर बटे 2 होगा, d स्क्वायर बटे 2 जी। हाँ, ये स्क्वायर मैंने आपके सामने बनाया, ABCD स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, स्क्वायर का सरकम सर्कल है परिव्रत, ये स्क्वायर का इनसर्कल है मेरे दोस्तों अंतःव्रत। तो स्क्वायर के इनसर्कल की रेडियस क्या होगी, a/2। स्क्वायर के सरकम सर्कल की रेडियस क्या होती है, a/√2, डायगोनल का आधा। तो स्क्वायर के सरकम सर्कल की रेडियस और इनसर्कल की रेडियस का रेशियो √2:1 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर रेडियस का रेशियो √2:1 है तो एरिया का रेशियो, स्क्वायर के सरकम सर्कल के एरिया और इन सर्कल के एरिया का रेशियो हमेशा 2:1 होता है। ये बात आप जानते हैं। चलो दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट, लीफ एरिया ऑफ स्क्वायर। भाई हमने आपके सामने एक स्क्वायर, एक वर्ग बनाया, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है। अब आपने यहां पे रखी प्रकार की नोक, यहां पे आप प्रकार जानते हैं कंपास, यहां पे प्रकार की नोक रखेगा, इतनी दूरी भरो प्रकार में स्क्वायर की साइड के बराबर, और ऐसे खींचते क्वार्टर सर्कल, एक क्वार्टर सर्कल आपने खींचा। भाई ये सर्कल होता है, सर्कल का 1/4 हिस्सा होता है क्वार्टर सर्कल, चतुर्थांश। यहां प्रकार की नोक रखी, इतनी दूरी भरी, आपने क्वार्टर सर्कल खींचा। फिर आपने पॉइंट सी पे प्रकार की नोक रखी, स्क्वायर के बराबर दूरी भर के क्वार्टर सर्कल खींचा, तो लीफ बन गया मेरे प्यारे भाई। इस लीफ का एरिया कितना होता है, काफी ज्यादा यूज होता है मेरे प्यारे भाई, लीफ का एरिया बताओ। तो लीफ का एरिया कैसे निकालेंगे, अगर मैं इस क्वार्टर सर्कल में इस क्वार्टर सर्कल का एरिया जोड़ दूं और स्क्वायर का एरिया घटा दूं तो लीफ का एरिया आ जाएगा कि नहीं। आप बोलोगे जी सर, निकाल के देखिएगा, अगर स्क्वायर की साइड ए है तो लीफ का जो एरिया होता है वो डायरेक्ट 4/7 ए स्क्वायर होगा, 4/7 ए स्क्वायर। बात समझ में आई। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। नाउ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेरे प्यारे भी, ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, प्रूफ के चक्कर में ना पड़े। भाई हमने आपके सामने ABCD एक स्क्वायर बनाया, हमने पॉइंट ए पे प्रकार की नोक रखी और ये डिस्टेंस अपने भरी, ये हमने क्वार्टर सर्कल खींचा, हमने पॉइंट बी पे प्रकार की नोक भरी और ये हमने जो है क्वार्टर सर्कल यहां पे खींचा। ठीक, अब ये जो जगह खाली रह गई यहां पे हम सर्कल डाल सकते हैं, इस खाली जगह में हमने सर्कल डाल दे। कैसा सर्कल है भाई, ये सर्कल ऐसा इन दोनों को टच करेगा और यहां पे स्क्वायर की साइड को भी टच करेगा, टच करते हुए सर्कल है। इसकी रेडियस को मैंने R1 कहा। ये सर्कल आप खींच सकते हैं R2, भाई ये इसको यहां पे टच करेगा दोस्तों, इसको यहां टच करेगा मेरे प्यारे भाई, यहां पे टच करेगा। इसकी रेडियस R2 है, इसकी रेडियस R3 है। अब यहां पे अगर स्क्वायर की साइड A है तो R1, छोटू सर्कल की रेडियस कितनी होती है, छोटू सर्कल की रेडियस होती है A/16, छोटू सर्कल की रेडियस होती है A/16। अगर स्क्वायर की साइड A है तो इस सर्कल R2 की रेडियस होती है 3a/8, R2 की रेडियस 3a/8। अगर स्क्वायर की साइड A है तो इस सर्कल की रेडियस, भाई जैसा सर्कल यहां बना है वैसे ही यहां भी बन सकता है, इसकी रेडियस भी R3 होगी बच्चों, इसकी रेडियस भी R3 होगी। तो R3 की वैल्यू होती है a/6, ठीक है भाई, a/6। एक एग्जाम में R1 R2 R3 का रेशियो पूछा गया था, तो इन तीनों का जो रेशियो होगा R1 R2 R3 का 3:18:8 आएगा। क्लियर। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई। आगे चलेंगे, तो ये तो कुछ नहीं है, ये देखिएगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की बात करें मेरे दोस्तों, आयत, ठीक है भाई, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल है, चारों एंगल 90 है। रेक्टेंगल की साइड अगर L है, लंबाई L है, चौड़ाई B है, तो पेरीमीटर परिमाप होगा 2 × L+B, एरिया होगा L × B। अगर मैं रेक्टेंगल के डायगोनल की बात करता हूं मेरे दोस्तों, डायगोनल लंबाई L है, चौड़ाई B है, तो डायगोनल √L² + B²,
दोनों डायगोनल बराबर होते हैं। चलेगा, ये बात तो आप जानते ही हैं। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आपके सामने एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई है एल, जिसकी लंबाई है बच्चों एल, और इसकी चौड़ाई है स्टूडेंट्स बी। ठीक भाई, अब इसके अंदर रास्ते बनाए गए, दो रास्ते बनाए गए, एक लंबाई के पैरेलल, एक चौड़ाई के पैरेलल, है ना, एक लंबाई के समांतर, एक चौड़ाई के समांतर। कितना चौड़ा रास्ता बनाया गया? एक्स मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। ये भी एक्स मीटर चौड़ा है, ये भी एक्स मीटर चौड़ा है मेरे प्यारे भाई, ये भी एक्स मीटर चौड़ा है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये भी एक्स मीटर चौड़ा है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा प्यारे बच्चों? मेरा सवाल ये है कि बताओ इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा? रास्ते का क्षेत्रफल, तो आप कहोगे सर एक काम करो, इसका एरिया क्या हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा एल इंटू एक्स। भाई ये लंबाई के पैरेलल जो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एल इंटू एक्स। चौड़ाई के पैरेलल जो इसका एरिया क्या हो जाएगा? बी इंटू एक्स। आप बोलोगे जी सर जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो आप नहीं जानते कि ये वाला जो एरिया है ना बच्चों, ये दो बार काउंट हो गया। ये जो एरिया 2 टाइम्स काउंट होगा, दो बार। ये इस रास्ते में भी आ गया, इस रास्ते में भी आ गया। अभी अब बताओ इसकी ये एक स्क्वायर है, ये क्योंकि इसकी लंबाई भी एक्स है, चौड़ाई भी एक्स है, तो ये दो बार काउंट हो गया। मुझे एक बार घटाना होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इसमें से माइनस करना होगा। तो दोनों रास्तों का जो क्षेत्रफल आएगा एक्स कॉमन एल प्लस बी माइनस एक्स, एक्स कॉमन एल प्लस बी माइनस एक्स। सर्कल देखेगा मेरे प्यारे भाई, सर्कल आप सभी लोग जानते हैं, सर्कल की रेडियस आर है और उसका सेंटर ओ है। किसी भी सर्कल की साइंटिस्ट ने ये देखा, मैथमेटिशियन ने, कि कोई भी सर्कल बनाओ छोटा बड़ा, उस सर्कल की परिधि और उसके व्यास का रेशियो हमेशा फिक्स नंबर आता है, हमेशा है भाई। ये जो है मेरे प्यारे भाई किसी भी सर्कल की परिधि, परिधि मतलब ये होता है चारों ओर की बाउंड्री, और जो उसका व्यास है उसका जो अनुपात है वो हर सर्कल के लिए फिक्स है, चाहे सर्कल बड़ा हो चाहे छोटा हो। और मेरे दोस्तों उसी को हम कहते हैं पाई। और पाई का मान जो है वो लगभग 22/7 होता है, अप्रोक्स मान है पाई का, एग्जैक्ट मान नहीं है, या फिर डेसिमल में 3.14। पाई अपने आप में एक इरेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है पाई। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो यहां से निकल के आया मेरे दोस्तों प्रयोग कर करके, तो सरकमफ्रेंस होगी 2 पाई आर, सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। ये बात तो आप जानते हैं। ठीक, ध्यान से सुनेगा दोस्त, अगर मैं आपके सामने एक सर्कल बनाता हूं, सर्कल की रेडियस 7 है, अगर सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका पेरीमीटर होता है 44, एरिया होता है 154। ध्यान रखेगा, सर्कल की रेडियस 7 है तो पेरीमीटर 44 होगा, एरिया 154। अगर आप रेडियस को 7 का के गुना करोगे, के टाइम्स 7 का के गुना, तो पेरीमीटर भी 44 का के गुना हो जाएगा, 44 इंटू के। एरिया अगर पेरीमीटर के गुना हुआ, एरिया होगा के स्क्वायर गुना, एरिया हो जाएगा 154 का के स्क्वायर गुना। ये बात जानते हैं आप सभी लोग। सर्कल के और कंसेप्ट में आपको बताता हूं, ठीक है भाई, चलेगा दोस्तों। ना मेरे प्यारे भाई ये देखिए सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल, देखिए मेरे दोस्तों ये है पूरा सर्कल, ये पूरा सर्कल है। सर्कल का अगर मैं एक हिस्सा ले लूं दोस्तों, ये सेंटर है, सेंटर से दो रेडियस मिला दीजिए, ये सर्कल का सेक्टर, सर्कल का ही एक हिस्सा होता है। ठीक है भाई, सेक्टर, त्रिज्य खंड हम लोग इसे कहते हैं हिंदी में। तो ये मेरे दोस्तों पूरा जो सर्कल है, पूरा जो सर्कल है वो सेंटर पे कितना एंगल बनाता है? 360 डिग्री का एंगल बनाता है। जबकि ये सेक्टर सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है मेरे प्यारे भाई। हम इसको कहते हैं सेंट्रल एंगल। ए पाई शेप्ड पार्ट ऑफ ए सर्कल मेड ऑफ द आर्क अलोंग विद इट्स टू रेडिया इज कॉल्ड सेक्टर। सेक्टर क्या होता है मेरे दोस्तों? जो दो रेडियस से मिलके बने और उसमें आर्क हो एक। तो मेरे प्यार में पूरा, अगर पूरा सर्कल होता तो 360 डिग्री का एंगल बनता, या थीटा बन रहा है। तो ये जो सेक्टर है मेरे प्यारे भाई, टोटल होता 360 डिग्री, ये सेक्टर बना रहा है थीटा। तो यानी कि जो सेक्टर है मेरे प्यारे भाई, ये पूरे सर्कल का, पूरे सर्कल का थीटा बाई 360 डिग्री पार्ट है। समझ में आया? मतलब अगर मैं आपके सामने एक सेक्टर इस तरीके से बनाता हूं जो सेंटर पे बना रहा है 75 डिग्री का एंगल, तो सेक्टर पूरे सर्कल का कितना हिस्सा है? पूरा एंगल तो 360 होना चाहिए था, ये 75 बना रहा है, तो कितना हिस्सा है? 15 से काटेंगे, 15 पंजे 75 और 15 दूनी 30 24, 5/24। तो ये जो सेक्टर है प्यारे भाई, ये पूरे सेक्टर का 5/24 हिस्सा है। ये बात आपको समझनी चाहिए। ठीक नाउ
अगर सर्कल की रेडियस आर है तो पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का कितना हिस्सा लेना है आपको? थीटा अपॉन 360 डिग्री हिस्सा लेना है, थीटा अपॉन 360 डिग्री। क्लियर है? चलेगा भाई। ये सर्कल का है मेरे दोस्तों आर्क, ये सर्कल का आर्क है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया आर्क है, ठीक। भाई अगर हम पूरे सर्कल की परिधि की बात करें तो 2 पाई आर होगी, पूरे सर्कल की परिधि 2 पाई आर, ठीक है दोस्त, 2 पाई आर। ये आर्क की लंबाई कितनी होगी भाई? तो 2 पाई आर का भी थीटा अपॉन 360 डिग्री हिस्सा होगा, 2 पाई आर का भी थीटा अपॉन 360 डिग्री। बात सही, आप बोलोगे जी सर 2 पाई आर का थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब सुनो प्यारे भाई, क्लियर है? ध्यान से समझते रहिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर मैं 2 से 360 डिग्री को काटूं तो 180 बार कट जाएगा, 180 डिग्री बार। अगर मैं 2 से 360 को काटूं तो कितनी बार कटेगा? 180 बार कटेगा। बोलो हाँ कि ना? आप बोलोगे हाँ जी सर। पाई आर। अगर मेरे प्यारे भाई यहां पे ए लेंथ ऑफ आर्क है, ठीक है ना, आर को मैं इधर रहने देता हूं, पाई को यहां पे, पाई इंटू थीटा अपॉन 180 डिग्री। ये मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 से 360 को काटेंगे तो 180 बार कट जाएगा, आर मैंने एक तरफ रख लिया, पाई इंटू थीटा अपॉन 180। तो आप मुझे बताओ भाई ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये थीटा की रेडियन वैल्यू है कि नहीं? थीटा की रेडियन वैल्यू। अगर मुझे कि ये थीटा है डिग्री में, अगर थीटा को रेडियन में बदलना है तो किससे गुणा करते हैं? पाई बटे 180 डिग्री से गुणा करते हैं मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर, यानी कि सेक्टर का जो आर्क होता है वो होता है आर इंटू थीटा, जहां थीटा रेडियन में होता है, रेडियन में, डिग्री में नहीं होता। तो लेंथ ऑफ आर्क बराबर रेडियस इंटू एंगल। चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या, चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या। बात समझ में आई? ठीक है, मैंने आपको रीजन भी समझाया कि ये कहां से आता है। आगे चलेंगे अगले कंसेप्ट की तरफ। ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, जल्दी से सुनिएगा, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। अब सुनो भाई, जैसे मेरे दोस्ते सर्कल है, मैंने सर्कल की एक जीवा खींची तो 2 टुकड़े हो गए। जो नीचे वाला टुकड़ा है इसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट, जो ऊपर वाला टुकड़ा है इसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट, ठीक है ना। रीजन बाउंडेड बाय ए कॉर्ड एंड ए करस्पॉन्डिंग आर्क लाइंग बिटवीन द कॉर्ड्स एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड सेगमेंट, ठीक। अब जैसे मेरे दोस्तों पेपर में सवाल आता है कभी कभी सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए, बताओ कैसे निकालते हैं सेगमेंट का एरिया। जैसे मेरे दोस्तों आपको यहां पे माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, या एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। जैसे मेरे दोस्तों आपको यहां पे माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, माइनर सेगमेंट का, जैसे सर्कल है, इस सर्कल का मेरे दोस्तों ये माइनर सेगमेंट है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे बच्चों? जवाब दो। ये एरिया निकालने के लिए बोला गया। तो मेरे दोस्तों जैसे सर्कल का सेंटर है, सेंटर से इसको मिलाएंगे, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, ये एंगल थीटा है, आपको पता होना चाहिए। तो बताओ ये माइनर सेगमेंट कैसे आएगा? अगर मैं सेक्टर के एरिया में से, मेरे प्यारे भाई ये मेजर सेक्टर नहीं है, मेजर सेगमेंट है दोस्तों, सेगमेंट लिख लीजिएगा यहां पे। अगर मैं सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया घटा दूंगा, आ जाएगा भाई। अगर मैं इस सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया घटा दूंगा तो माइनस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर आ जाएगा। सेक्टर का एरिया क्या है? सेक्टर का एरिया है मेरे प्यारे भाई पाई, रेडियस आर है, पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 डिग्री सेक्टर का एरिया है। इसमें से माइनस करना है मुझे ट्राइंगल का एरिया। भाई इस ट्राइंगल के दोनों साइड आर हैं, बीच का एंगल थीटा है। तो मेरे प्यारे भाई इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? 1/2 साइड्स का प्रोडक्ट, साइड्स का प्रोडक्ट, बीच के एंगल का साइन, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। मेरे प्यारे भाई आप बोलोगे जी बहुत ही बेहतरीन। ये माइनर सेगमेंट का एरिया आएगा। पेपर में कभी भी सवाल आए सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए तो आप सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया हमेशा माइनस करेंगे। चलो कर्व लोगे कि नहीं? अरे हाँ है ना, कभी तो कुछ बोला करो, हद होती है। ठीक है ना, ये पूरा सेक्टर का एरिया, उसमें से मैंने ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे, इस ट्राइंगल का आ जाएगा। चलिए आगे की तरफ, नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने। प्यारे भाई समझने की कोशिश करेगा। आपके सामने मेरे दोस्तों यहां पे 3 सर्कल हैं, 3 सर्कल, ये 3 सर्कल हैं इक्वल रेडियस के, 3 सर्कल हैं इक्वल रेडियस के। तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं।
तीनों सर्कल की रेडियस स्मॉल आर है। ईच सर्कल की जो रेडियस है यहां से यहां तक स्मॉल आर है। ईच सर्कल की जो रेडियस है बच्चे कितनी है, स्मॉल आर है। आप बोलोगे जी सर तीन सर्कल हैं एक दूसरे को टच कर रहे हैं, अब बीच में खाली जगह बची, बीच में खाली जगह बची, आप बोलोगे हाँ सर यहां भी एक सर्कल डाल सकते हैं मेरे दोस्तों, यहां भी सर्कल डाल सकते हैं। तो छोटे सर्कल की रेडियस एक्स है, इस छोटे सर्कल की रेडियस एक्स है, और बड़े सर्कल की जो रेडियस है प्यारे बच्चे वो वाई है। बड़े सर्कल की जो रेडियस है वो वाई है, वाई है बड़े सर्कल की रेडियस। तो एक्स का जो मान होगा मेरे प्यारे भाई वो ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट याद रखना है, आर इंटू टू माइनस रूट थ्री अपॉन रूट थ्री। छोटे सर्कल की जो रेडियस होगी एक्स वो क्या होगी, आर इंटू टू माइनस रूट थ्री अपॉन रूट थ्री। बड़े सर्कल की जो रेडियस होगी मेरे प्यारे भी, बड़े लार्ज सर्कल की रेडियस वाई जो है आर इंटू टू प्लस रूट थ्री अपॉन रूट थ्री। ये ध्यान रखिएगा, पेपर में डायरेक्ट सवाल आता है, आपको ना चित्र बनाना है ना सॉल्व करना है। अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रहेगा तो एक सेकंड में आप कर पाओगे। एक्स जो होगा वो कितना होगा, आर इंटू टू माइनस रूट थ्री अपॉन रूट थ्री। वाई कितना होगा मेरे प्यारे भाई, आर इंटू टू प्लस रूट थ्री अपॉन रूट थ्री। सर मेजर सेगमेंट के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा क्या? वेरी गुड भैया, बहुत अच्छा डाउट पूछा है कि अगर मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे बच्चों। भाई जैसे आपके सामने ऐसी चीज पूछा करो, जैसे आपके सामने सर्कल है, आपने खींच दिया, मेजर सेगमेंट का एरिया मुझे निकालना है। तो भाई ये जैसे सेंटर है दोस्त, सेंटर है, तो क्या करना होगा, ये रेडियस आर है दोस्त, ये रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, और ये एंगल है प्यारे बच्चे एल्फा, एल्फा ये एंगल है। तो पहले आप इस सेक्टर का एरिया निकालो, पहले आप निकालो इस सेक्टर का एरिया, सेंट्रल एंगल एल्फा है, और उसमें ट्राइंगल का एरिया जोड़ दो। सेक्टर का एरिया आप निकालो पहले, सेक्टर का पूरे का, कौन से सेक्टर का, इस सेक्टर का एरिया आप निकालो जिसका सेंट्रल एंगल है अल्फा, इसका एरिया निकालो, और प्लस ये ट्राइंगल का एरिया इसमें जोड़ दो, ट्राइंगल का एरिया जोड़ दो, तब यहां पे मेजर सेगमेंट का एरिया आएगा। ठीक है ना, ऐसा मत करना कि पहले माइनर का निकाल लें फिर सर्कल में से घटा रहे तब मेजर का निकाल लें, नहीं, आप पहले सेक्टर का एरिया निकाल लीजिए और इसमें ट्राइंगल का एरिया ऐड कर दीजिए, आएगा तुरंत उड़ उड़ के। अगला सवाल क्लियर, कोई तकलीफ? नेक्स्ट, अब बस हमारी एक चीज रह गई है स्टूडेंट्स, पॉलीगन, बहुभुज। ठीक, पॉलीगन को भी निपटाते हैं जल्दी से, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भी। पॉलीगन, पॉलीगन आप जानते हो है भी एक फ्लैट सरफेस जिसमें कम से कम तीन साइड हो, उसको हम पॉलीगन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे छोटा पॉलीगन है ट्राइंगल, फिर क्वालिटरल, फिर पेंटागन, फिर हेक्सागन, और इस तरीके से सॉन, ये चलते जाएंगे मेरे प्यारे भी, सब पॉलीगन है। सबसे छोटा पॉलीगन तीन साइड वाला होता है ट्राइंगल। चले आगे चलेंगे दोस्त। ना यस, टाइप्स ऑफ पॉलीगन मेरे प्यारे भाई, एक कई बार सीडीएस के परीक्षा में तो डेफिनेशन में पूछी गई है। पॉलीगन ना दो प्रकार के होते हैं, एक कॉन्वेक्स पॉलीगन, एक कॉनकेव पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन वो पॉलीगन हो गए जिनके हर आंतरिक कोण 180 डिग्री से छोटा होता है। जैसे आपके सामने पॉलीगन बनाया गया, पॉलीगन जब भी बनाते हो जो अंदर कोण बनते हैं उनको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, आगे बढ़ाने पर जो एंगल बनता है वो बनता है एक्सटीरियर एंगल है भी। और इंटीरियर और उससे सटे हुए एक्सटीरियर का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। अंदर की जो कोण बनेगा उसे आंतरिक कोण, आगे बढ़ाने पर जो बनेगा बाह्य कोण, आंतरिक और उससे सटे हुए एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। कॉन्वेक्स पॉलीगन मेरे दोस्तों वो पॉलीगन होते जिसका हर एक आंतरिक कोण 180 डिग्री से छोटा रहे। अगर हर एक आंतरिक कोण 180 से छोटा है तो इसके आप जितने भी डायगोनल खींचोगे सब डायगोनल पॉलीगन के अंदर ही आएगा, बाहर नहीं जाएगा कोई, सारे डायगोनल पॉलीगन के अंदर ही होगा। कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन एक ऐसा पॉलीगन जिसका एक एंगल, कोई कम से कम एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो, एक आंतरिक कोण। जैसे ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल जो बच्चों 180 डिग्री से ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोलो हाँ कि ना। आप बोलोगे हाँ जी सर हो रहा है। तो मेरे प्यारे भाई अगर कोई एक भी इंटीरियर एंगल अगर 180 डिग्री से ज्यादा है तो उसे कॉनकेव पॉलीगन कहते हैं। अगर आप इसके डायगोनल खींचने लगो, डायगोनल जैसे डायगोनल का मतलब होता है अपोजिट साइड को मिलाना, इनको अगर हम मिलाएंगे तो डायगोनल पॉलीगन के बाहर चला जा रहा है। आप इसको यहां से मिलाओ, देखो ये भी बाहर ही जा रहा है। तो मेरे प्यारे भाई कॉनकेव पॉलीगन का कोई ना कोई डायगोनल उसके बाहर जरूर होता है।
ठीक है दोस्त, समझे? तो आपके सिलेबस में कॉनकेव पॉलीगन नहीं है, केवल परिभाषा पूछी जाती है। कॉन्वेक्स पॉलीगन पे ही आपके क्वेश्चन, सिलेबस में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना? ये सिलेबस में है नहीं, बस आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आगे चलेंगे नाउ, ठीक, एक सेकेंड। यस, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। किसी भी पॉलीगन के लिए मेरे प्यारे भाई, किसी भी पॉलीगन, चाहे वो आ, कोई भी पॉलीगन, ठीक है भाई, अगर उसमें एन साइड है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनेगा, इसको थोड़े सेकंड के लिए होल्ड करते हैं, पहले ये वाली स्लाइड खोलते हैं। हाँ, चलेगा मेरे प्यारे भाई। देखो, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सारी की सारी साइड्स इक्वल हों, ठीक है ना? रेगुलर का मतलब ही है इक्वल, बराबर। एक ऐसा कॉन्वेक्स पॉलीगन जिसकी प्रत्येक साइड इक्वल है उसे हम रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर कोई पॉलीगन रेगुलर है तो उसके सारे के सारे इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, प्रत्येक आंतरिक कोण बराबर होगा। पॉइंट नंबर 2, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल, प्रत्येक बाह्य कोण भी बराबर होगा। पॉइंट नंबर 3, रेगुलर पॉलीगन में। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने एक रेगुलर पॉलीगन बनाया, ये है हेक्सागन, इसमें 6 साइड हैं, 6 साइड हैं, 6 की 6 बराबर हैं। जब 6 की 6 साइड बराबर हैं तो सारे आंतरिक कोण भी बराबर होंगे, सारे बाह्य कोण भी बराबर होंगे। ध्यान सुनेगा, किसी पॉलीगन में जितनी साइड है, जैसे यहां मैंने एग्जांपल बनाया 6 साइड है, 6 साइड है, तो 6 ही उनके वर्टेक्स होंगे। वर्टेक्स का मतलब शीर्ष, जितनी साइड होंगी उतने ही वर्टेक्स होंगे मेरे प्यारे भाई। 6 साइड है तो 6 ही वर्टेक्स होंगे मेरे दोस्त, 6 ही आपके आंतरिक कोण होंगे और 6 ही आपके बाह्य कोण होंगे। किसी पॉलीगन में जितनी साइड होती हैं उतने ही शीर्ष होते हैं, उतने ही आंतरिक कोण होते हैं और उतने ही बाह्य कोण होते हैं। अब ये सुनिएगा मेरे दोस्त, किसी भी पॉलीगन चाहे वो रेगुलर हो या ना हो, किसी भी पॉलीगन के लिए मेरे प्यारे भाई अगर उसमें एन साइड है, एन भुजाएं हैं, तो किसी पॉलीगन के सभी आंतरिक कोणों का सम होता है सिग्मा आई। आई मतलब आंतरिक कोणों का सम, सिग्मा मतलब सम, एन माइनस 2 गुणा 180 डिग्री। अगर किसी पॉलीगन में एन भुजाएं तो उसके आंतरिक कोणों का योग एन माइनस 2 गुणा 180 डिग्री। लेकिन अगर पॉलीगन रेगुलर हुआ तो रेगुलर पॉलीगन की क्या खास बात है, सारे इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। तो प्रत्येक आंतरिक कोण की वैल्यू क्या होगी भाई, अगर एन भुजाएं हैं तो ये एन आंतरिक कोणों का योग है, एक आंतरिक कोण की वैल्यू क्या होगी, एन से डिवाइड कर देंगे। चलिए, कोई भी पॉलीगन चाहे रेगुलर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी पॉलीगन के लिए उसके सारे एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है, बाह्य कोणों का जो योग होता है किसी भी पॉलीगन में, अगर उसमें एन भुजाएं हैं तो हमेशा 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब ईच एक्सटीरियर एंगल, सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री। अगर पॉलीगन में एन भुजाएं हैं तो एन ही एक्सटीरियर एंगल होंगे, एन बाह्य कोणों का सम 360 है, तो प्रत्येक बाह्य कोण क्या होगा, 360 डिग्री को एन से डिवाइड करेंगे तो ईच एक्सटीरियर एंगल आएगा 360 डिग्री बाई एन। अगर आप यहां से मेरे दोस्तों एन को ऊपर ले जाओ, ई को नीचे, तो एन बराबर 360 डिग्री बाई ई। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपको कभी भी रेगुलर पॉलीगन में साइड्स निकालना हो तो हमेशा एक्सटीरियर एंगल पे ध्यान दीजिए कि नंबर ऑफ साइड्स क्या आएगा, 360 डिग्री अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पॉलीगन के सवाल, पॉलीगन में सबसे ज्यादा एग्जामिनर जो पेपर में पूछता है स्पेशली वो है रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन, समषटभुज, एक ऐसा पॉलीगन मेरे प्यारे भाई जिसकी 6 की 6 साइड बराबर हो, रेगुलर हेक्सागन कहते हैं। ठीक है भाई, तो यहां जैसे एक रेगुलर हेक्सागन बनाएगा, इसकी सारी साइड ए है। रेगुलर हेक्सागन का हर एक इंटीरियर एंगल जो होता है वो 120 डिग्री होता है। ये डायगोनल खींचेंगे आधा आधा हो जाएगा 60-60, ये डायगोनल आप खींचेंगे आधा आधा होगा 60-60, ये भी 60-60, ये भी 60-60, ये भी 60-60, 60-60। क्लियर है? यानी कि रेगुलर हेक्सागन का हर एक डायगोनल जो है बाइसेक्ट करता है, और ये यहां पे मेरे दोस्तों मिल रहे हैं पॉइंट ओ पर।
तो भाई ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी 60 डिग्री का होगा। यानी कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, तीनों एंगल 60 60 60 है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। यानी कि रेगुलर हेक्सागन कोई नई चीज नहीं है। रेगुलर हेक्सागन को 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल को सटा के बनाया जाता है। रेगुलर हेक्सागन का मतलब रेगुलर पॉलीगन नहीं है, हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन को 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल को सटा के बनाया जाता है। अगर रेगुलर हेक्सागन का आपको एरिया निकालना है तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालो और उसको 6 से गुणा कर दो मेरे प्यारे भाई। आया? अब ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, यहां रेगुलर हेक्सागन के डायगोनल की लंबाई क्या होगी? देखिए जो लंबे डायगोनल है मेरे प्यारे भाई, जो लंबे डायगोनल कौन से? वो डायगोनल जो रेगुलर हेक्सागन के दो बराबर टुकड़े कर रहे हैं, दो बराबर टुकड़े। जैसे रेगुलर हेक्सागन के ये वाला डायगोनल खींचूंगा, दो बराबर टुकड़े कर रहा है, जैसे ऊपर होगा वैसे ही नीचे होगा। तो जैसे एफसी ये बड़ा डायगोनल है, बराबर टुकड़े कर रहा है रेगुलर हेक्सागन के। एडी बड़ा डायगोनल है मेरे दोस्तों, ये ईबी बड़ा डायगोनल है। अगर रेगुलर हेक्सागन की साइड ए है तो बड़े डायगोनल की जो लंबाई होगी मेरे प्यारे वो कितनी होगी? ये भी ए है, ये भी ए है, 2a। तो रेगुलर हेक्सागन का जो बड़े डायगोनल की लंबाई होती है बच्चों, वो हमेशा 2a होती है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। इसी प्रकार से अगर मैं रेगुलर हेक्सागन का शॉर्ट डायगोनल की लंबाई पूछूं, शॉर्टर डायगोनल्स, छोटे विकर्ण की लंबाई पूछूं, तो जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, शॉर्टर डायगोनल्स की लंबाई क्या होगी? करो है भाई। तो छोटे डायगोनल क्या होते हैं मेरे प्यारे भाई? छोटे डायगोनल जैसे लॉन्गर डायगोनल की लंबाई हमेशा 2a होती है, ध्यान रखिएगा। हाँ 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 हाँ, एक सेकेंड मैं बना लेता हूं फिगर यहां पर। इसमें नहीं है। जैसे आपके सामने स्टूडेंट्स मैंने ये बनाया रेगुलर हेक्सागन, ठीक है भाई। इसमें 6 साइड है, 6 की 6 साइड इक्वल है। ये भी ए है, 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 ये भी ए है। तो छोटे डायगोनल का मतलब होता है एक वर्टेक्स पकड़ो, एक छोड़ दो, इसको मिला दो, ये छोटा डायगोनल हो गया। भाई ये कितना एंगल है? 120 डिग्री का, 120 डिग्री। ये साइड ए है, ये ए है, तो 120 डिग्री के सामने कितना आएगा? √3a। तो रेगुलर हेक्सागन का जो छोटा डायगोनल होता है, शॉर्टर डायगोनल, छोटे डायगोनल की लंबाई जो होगी वो हमेशा √3a होगी, √3a। बात समझे कि नहीं समझे? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझे। बड़े डायगोनल की जो लंबाई होगी वो 2a होगी। छोटे डायगोनल कौन कौन से होते हैं मेरे प्यारे भाई? ये सब डायगोनल छोटे हैं, है ना। एक वर्टेक्स को छोड़ के दूसरे को मिला दो, ये भी √3a, ये भी √3a, ये भी √3a, ये सब छोटे डायगोनल्स हैं। क्लियर? बात समझ में आई? आगे चलेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने सुनिएगा अब। रेगुलर हेक्सागन में बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है मेरे प्यार भी, सिमेट्रिसिटी। ध्यान से समझिएगा, सिमेट्रिसिटी। ये रेगुलर हेक्सागन था, ये इसका डायगोनल है, बराबर टुकड़े कर रहा है। ये ऐसे ऐसे मैंने दोस्तों यहां पे खींच दिया, तो यहाँ आपको जितने भी ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं ना, 12 ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, 6 ऊपर 6 नीचे, 1 2 3 4 5 6 6 नीचे। इन सभी 6 के 6 ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होता है। सभी जो ट्रायंगल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सभी का एरिया आपस में बराबर होगा। रेगुलर हेक्सागन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सिमेट्रिसिटी। जो चीज आपको इक्वल दिखाई दे रही है वो एक्चुअल में इक्वल है। ऐसे ऐसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया मेरे प्यारे भाई, ये सब हमने मिलाया, सारे ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल है। ठीक, तो मेरे दोस्तों यहाँ पे ये 2a है, ये भी 2a है, ये भी 2a है। तो मेरे प्यारे भाई क्या बन रहा है? ये तीनों रोम्बस है। ये तीनों क्या बनते हैं? रोम्बस। रेगुलर हेक्सागन का मतलब 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल या 3 रोम्बस, 3 समचतुर्भुज। आगे चलते हैं। लास्ट कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई आपके सामने, लास्ट कंसेप्ट जी। ये मेरे प्यारे भाई रेगुलर हेक्सागन है, ध्यान से सुनेगा। रेगुलर हेक्सागन के मैंने शॉर्टर डायगोनल मिलाए, छोटे छोटे डायगोनल मेरे प्यारे भाई। और ये मेरे दोस्तों छोटे छोटे डायगोनल्स को मैंने बनाया, तो ये क्या बन जाएगा? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ये भी √3a होगा, ये भी √3a होगा, ये भी √3a होगा। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है EAC, इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो पूरे रेगुलर हेक्सागन के एरिया का आधा होगा, 1/2। अगर आप रेगुलर हेक्सागन में इस तरीके से कोई ट्रायंगल बनाते हैं जो 3 शॉर्टर डायगोनल से मिलके बना है, तो इसका जो एरिया होगा वो पूरे रेगुलर हेक्सागन के एरिया का आधा होगा। क्यों?
सपोज इसका सेंट्रोइड है मेरे प्यारे भाई, अगर मैं इसको यहां से मिलाऊंगा तो आपको यहाँ पे 6 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, सभी का एरिया बराबर है। तो रेगुलर हेक्सागन का एरिया 6 था, इस ट्राइंगल का एरिया है 3, तो आधा हो गया कि नहीं हो गया? तो कभी भी मेरे प्यारे भाई, कभी भी स्टूडेंट्स मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करेगा कि रेगुलर हेक्सागन के अंदर अगर आप 3 शॉर्टर डायगोनल को मिला के एक ट्राइंगल बनाओगे तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, और इसका एरिया पूरे हेक्सागन के एरिया का आधा होगा। कंसेप्ट नंबर 1। दूसरा दोस्त मेरे दोस्तों कंसेप्ट, ये रेगुलर हेक्सागन की एडजेसेंट साइड लिए मेरे, एडजेसेंट नहीं मेरे, कौन ये जो है अल्टरनेट साइड ले, एक एक साइड को छोड़ के। भाई साइड AF का मिड पॉइंट P है, साइड BC का मिड पॉइंट Q है, साइड ED का मिड पॉइंट R है। तो मैंने यहां पे ये मिड पॉइंट्स को मिला दिया, तो PQR जो बनेगा ये भी मेरे दोस्तों आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। अगर रेगुलर हेक्सागन की साइड A है, रेगुलर हेक्सागन की साइड A है बच्चों, तो आप मुझे बताओ ये क्या होगा? तो आप कहोगे सर ये डायगोनल होगा 2A। ये ट्रेपेजियम नहीं है भाई, ये दोनों पैरेलल हैं प्यारे भाई, ये मिड पॉइंट है, ये A है ये 2A है, तो ये कितना आ जाएगा 3A/2 मेरे दोस्तों, 3A/2, 3/2 होगा इन दोनों का एवरेज, A और 2A का आधा, 3A/2। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यानी कि मेरे प्यारे भाई अगर आप किसी रेगुलर हेक्सागन में अल्टरनेट साइड ले रहे हो मेरे दोस्तों, एक साइड छोड़ के आप एक साइड ले रहे हो, अगर आप उनके मध्य बिंदुओं को मिलाओगे तो जो ट्राइंगल बनेगा वो भी इक्विलेटरल होगा, और इसकी जो साइड होगी मेरे प्यारे भाई वो 3A/2 होगी, इसकी जो साइड होगी 3A/2 होगी। तो आप इसका एरिया भी आसानी से निकाल सकते हो दोस्त। बात समझे कि नहीं समझे? इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया भी। ये ट्राइंगल बना है PQR, तो ट्राइंगल PQR के एरिया और हेक्सागन ABCDEF के एरिया का जो रेशियो होगा 3:8 होगा। बात समझे कि नहीं समझे? इस PQR ट्राइंगल के एरिया और पूरे हेक्सागन के एरिया का जो रेशियो होगा वो 3:8 होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये दोनों ट्राइंगल का एरिया आपस में इक्वल नहीं है, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया अलग अलग है। इसका एरिया आधा है हेक्सागन का, और इसका एरिया पूरे समषटभुज का 3/8 है। ठीक,